Yes. So next topic is stem cells. So what is stem cell? एक stem cell क्या है? सुना है कभी ये वर्ड आपने? स्टेम सेल्स को हम समझने के लिए देखिए एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरा स्किन सेल है. अगर यहाँ कोई डैमेज होता है देन आसपास के जो सेल डिवीजन करेंगे, स्किन के सेल है डिवीजन करेंगे और एक नया स्किन सेल वहाँ पर बना देंगे. बोन सेल है, अगर मेरी हाइट बढ़ रही है तो बोन सेल्स डिवीजन करेंगे. ठीक है, तो ये कोई भी सेल की क्वालिटी ये होती है कि जो वो सेल डिवीजन करता है तो वो अपने जैसा ही सेल प्रोड्यूस करता है. बट आवर बॉडी हैव स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेल्स which can convert into other kind of cells using various cell division cycles. अलग अलग सेल डिवीजन साइकिल्स का यूज करके दूसरे टाइप का सेल बनाने लग जाए. यानी हमारी बॉडी में कुछ ऐसे अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं. मीन्स स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड का डिफरेंस को समझिएगा. स्पेशलाइज्ड सेल वो होता है जो किसी एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल बोन सेल, उसका कोई स्पेसिफिक टास्क है. सपोज मेरी आंख के अंदर एक रेटिना सेल है तो उसका स्पेसिफिक टास्क है कि वो लाइट को सेंस करेगा. टंग पे जो सेल है वो स्पेसिफिक टास्क है कि वो टेस्ट करेगा. स्टोमक में जो सेल्स हैं वो एसिड प्रोड्यूस करेंगे. बीटा सेल्स है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा. सबका अपना एक टास्क है और वो सच काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड specialized cell which have a specific structure to perform a particular task. But our body have some kind of unspecialized cell which do not perform a particular task, which are not specialized to perform a particular task, but they can convert into a specialized cell within some सेल डिवीजन साइकिल्स. एक अनस्पेशलाइज्ड सेल है, ये कोई पर्टिकुलर टास्क नहीं करता है, बट मल्टीपल सेल डिवीजन साइकिल्स उसमें हुए एंड देन वो किसी स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो गया. सपोज एक न्यूरॉन में कन्वर्ट हो गया या किसी मसल सेल में कन्वर्ट हो गया, ब्लड सेल में कन्वर्ट हो गया, है ना. तो सच काइंड ऑफ सेल आर कॉल्ड स्टेम सेल्स which are not specialized to perform a task but they can convert into specialized cells are called स्टेम सेल्स कहलाते हैं. ठीक है, आइए इनके बारे में बातें करते हैं. देखिए इनकी स्पेशलिटी या इनकी जो है प्रॉपर्टीज क्या क्या है उनके बारे में बात करते हैं. एबिलिटी टू सेल्फ रिन्यूअल एंड एबिलिटी टू स्पेशलाइज. सेल्फ रिन्यूअल मीन्स वो अपने आप को रिन्यू करती रहेगी स्टेम सेल बने रहने के लिए, एंड उसका कुछ पार्ट स्पेशलाइज्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. मान लीजिए एक स्टेम सेल है तो वो सेल्फ रिन्यूअल करके अपने जैसी स्टेम सेल्स भी बनाती रहेगी, बट ताकि वो कभी भी ड्रेन नहीं हो, एक्सटिंक्ट नहीं हो, और वो स्पेशलाइज्ड सेल में भी कन्वर्ट होती रहेगी. ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल में भी कन्वर्ट हो जाएगी. तो वो सेल्फ रिन्यू भी कर रही है एंड स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्जन का काम भी कर रही है. हाँ, स्पेशलाइज्ड सेल कोई भी स्पेसिफिक टास्क करेगा. फॉर एग्जांपल आरबीसी तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करेगा. बीटा सेल्स तो वो इंसुलिन जनरेट करने का काम करेगा. स्किन सेल सबका अपना अपना टास्क है. सो इसकी दो होती है. न्यूमरस साइकिल ऑफ सेल के थ्रू ये मेंटेन अनडिफरेंशिएटेड स्टेज को भी बनाए रख सकती है, यानी वो अपना जो मेन जो कैरेक्टर है उसको भी बनाए रख सकती है, और दूसरा वो मल्टीपल सेल डिवीजन साइकिल्स के थ्रू स्पेशलाइज्ड सेल में भी कन्वर्ट कर सकती है. दीज आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्टेम सेल. ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टेम सेल. वेरी इंपॉर्टेंट, कितने तरह के स्टेम सेल्स के टाइप हैं. ठीक है, एक तो है ऑन द बेस्ड ऑफ देयर पोटेंसी एंड अनदर इज बेस्ड ऑन सोर्स. ठीक है, अगर मैं सोर्स के बेसिस पर इसको क्लासिफाई करता हूं, सो देयर आर टू टाइप. वन इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स and another one is adult stem cells.
So you can understand by the name of the stem cell source, embryonic stem cells are extracted from embryo, various stages of embryo. And another one is perinatal. One type is perinatal. Perinatal stem cells. These are extracted from perinatal sources like umbilical cord, placenta, blood from birth, childbirth का जो blood है, जो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो सोर्सेज होते हैं, प्लेसेंटा, एम्बिलिकल कॉर्ड, these are called perinatal stem cells. One is embryonic stem cells. These are extracted from various stages of embryo. And last one is adult stem cells. These are extracted from various tissues of human body or any living organism. Tissues like bone marrow, there are some specific stem cells found in muscles, in brain, in liver. So every part of our body have some specific stem cells. ठीक है? So these are called adult stem cells because एक living organism से इनको extract किया जा सकता है. ठीक है? एक living organism. So these are three sources of stem cells. एम्ब्रियोनिक में एम्ब्रियो की वेरियस स्टेजेस में, लाइक फर्स्ट जो इनिशियल सेल डिवीजन होता है जब एम्ब्रियो का, सो वहाँ से हमको एक पर्टिकुलर स्टेम सेल मिलेगी. ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आएगी तो वहाँ से आपको इनर मास सेल्स मिलेगी, वो भी स्टेम सेल्स होती है, आगे करके उनके बारे में बात करते हैं. ठीक है? सो दीज आर स्टेम सेल्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स. नेक्स्ट इज प्लेसेंटा, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मदर और बेबी को आपस में जोड़ने का काम करता है. ठीक है? एम्बिलिकल कोड बर्थ के बाद होता है, प्लेसेंटा बर्थ से पहले जो कंप्लीट जो ट्यूब होती है उसको कहा जाता है. ठीक है? नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेम सेल्स बेस्ड ऑन पोटेंसी ऑफ व्हाट, किस तरह की पोटेंसी की बात कर रहा हूं. पोटेंसी मींस कैपेसिटी, है ना. किस तरह की पोटेंसी, कन्वर्जन इनटू स्पेशलाइज्ड सेल, है ना. स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट होने की जो उसकी पोटेंसी है, कितने तरह की सेल वो प्रोड्यूस कर सकता है, वो उसकी पोटेंसी है. मींस वो पूरी बॉडी की हर सेल में कन्वर्ट हो सकता है या कुछ थोड़े से सेल में कन्वर्ट हो सकता है. उस बेसिस पर हम अगर बात करें तो उस बेसिस पर हम इसको 5 टोटीपोटेंट में कहते हैं. दैट उससे लो पोटेंसी की अगर मैं बात करूं, हाईएस्ट पोटेंसी इज टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, देन उससे लो पे फिर प्लूरीपोटेंट, एंड देन फिर मल्टीपोटेंट, एंड देन फिर ओलिगोपोटेंट, एंड लास्ट वन इज यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स. अब एक एक करके इनके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट इज टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स. टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स देखिए, स्पर्म सेल और एग सेल का फर्टिलाइजेशन होता है, एंड देन जो फर्स्ट सेल्स बनती है, इनिशियल सेल्स होती है, these are totipotent stem cells. Means totipotent stem cells are those stem cells which can convert into every type of stem cell, specialized cell. पूरी बॉडी के पूरे स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो सकती है, प्लस आउटर सेल्स में लाइक प्लेसेंटा में भी कन्वर्ट हो सकती है. एवरी टाइप ऑफ स्टेम सेल्स एंड आउटर सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है. दीज आर हाईएस्ट पोटेंट स्टेम सेल्स and these are called totipotent stem cell, and these are able to produce an entire organism. Initial cell जो बनी, अगर हम इसको डेवलप होने दें तो क्या एक पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती है? हाँ, स्टेम सेल काम क्या करती है? उनका काम ही होता है कि स्पेशलाइज्ड सेल को प्रोड्यूस करना होता है उनको बॉडी में, है ना.
उनको प्रोड्यूस करना होता है स्पेशलाइज सेल को। तो टोटीपोटेंट हाईएस्ट पोटेंसी की स्टेम सेल्स होती है जो किसी फर्टिलाइजेशन के ठीक बाद की सेल्स होती है, एंड दे कैन कन्वर्ट इनटू कंप्लीट फुल्ली फंक्शनल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज टिश्यूज लाइक प्लेसेंटा एंड ऑल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज कहते हैं इनको, जैसे प्लेसेंटा है ना, ये सारे जो टिश्यूज है एक्स्ट्रा, एक तो एम्ब्रियो और एम्ब्रियो के बाहर के जो टिश्यूज है उनमें कन्वर्ट हो सकती है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो सकती है, एंड दे हैव पोटेंसी टू कन्वर्ट इनटू ऑल टाइप ऑफ सेल, बॉडी की सभी सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है। दीज आर कॉल्ड टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, देखिए यहां इनिशियल स्टेज आई, कंप्लीट एम्ब्रियो बनने से पहले एक स्टेज और होती है दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, एंड देन इंटरनल जो ब्लास्टोसिस्ट की जो इंटरनल सेल्स होती है, दीज आर कॉल्ड इनर मास सेल्स। inner mass cells, and these inner mass cells are called, have the potency of pluripotent, being pluripotent potency means they can convert into all type of cell. But they cannot convert into extra embryonic tissues. पूरा बॉडी के हर टाइप के सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो इनकी पोटेंसी जो है वो टोटीपोटेंट से थोड़ी कम हुई, सो दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज, सो वी कैन से pluripotent cells cannot convert into complete living organism, but they can convert into all type of cells. यानी बॉडी की मैं किसी भी तरह की सेल तो मैं बना सकता हूँ, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट नहीं बना पाऊंगा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसको सपोर्ट करने के लिए जो सेल्स चाहिए होती है उसको पूरा डेवलप होने के लिए, वो सेल्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स होती है, लाइक प्लेसेंटा, दीज बताता हूँ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकती, सो दे कैन नॉट कन्वर्ट इनटू कंप्लीट फुली फंक्शनल ऑर्गेनिज्म, बट दे कैन कन्वर्ट इनटू ऑल टाइप ऑफ सेल्स, बॉडी सेल्स। व्हाट इज ब्लास्टोसिस? दिस इज ए स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इस स्टेज में आपको प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स मिलती है। इससे पहले जो भी सेल्स मिल रही हैं स्टेम सेल्स, दोज आर टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, एंड दिस स्टेज, एट दिस स्टेज, ब्लास्टोसिस स्टेज, जो इनर मास सेल होती है एक बाहर लेयर बन जाती है, एंड देन अंदर जो सेल्स डेवलप होती है, दीज आर प्लूरीपोटेंट सेल, और यही फ्यूचर में डेवलप होते होते पूरी बॉडी के इनर ऑर्गेनल्स जो है वो सब में कन्वर्ट होता है। ये प्लूरीपोटेंट, हाँ यस, उसके बाद बनता है। पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने के बीच में एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर टोटीपोटेंट खत्म हो जाती है, प्लूरीपोटेंट आ जाती है। गॉट इट? दीज आर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। एक वर्ड और आपको देखने को मिलेगा, दैट इज इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, अब ये क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग आपने पढ़ी, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड से सेल्स को प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड सच प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स विच आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग आर कॉल्ड इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। क्लियर? सो इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स आर आर्टिफिशियल stem cells which are produced or synthesized using genetic engineering methods. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स एंड ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स, इन दोनों को एक साथ समझते हैं। व्हाट आर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स एंड व्हाट आर ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स? Multipotent stem cells are
those stem cells which cannot convert into all type of body cells, but they can convert into a vast spectrum of body cells which are not closely related, जो क्लोजली रिलेटेड नहीं है लेकिन एक बड़ा सा स्पेक्ट्रम है जिसको वो कवर कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, हाँ फिर से बताऊँ, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स वो हैं जो एक बड़े स्पेक्ट्रम की स्टेम सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है. पूरी बॉडी सेल्स में तो कन्वर्ट नहीं हो सकती, बट एक बड़ा स्पेक्ट्रम, और वो स्पेक्ट्रम की जो सेल्स है वो अनरिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल, एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से मैं मसल सेल भी डेवलप कर सकता हूँ, एंड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से मैं बोन सेल भी डेवलप कर सकता हूँ. तो क्या ये इंटर रिलेटेड सेल्स हैं? बहुत ही अलग अलग होगी. उससे मैं नर्व सेल भी डेवलप कर सकता हूँ. तो क्या नर्व सेल और मसल सेल क्लोजली रिलेटेड है? नो, दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड. दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड. सो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स can convert into a vast spectrum of body specialized cell which are not closely related. On the other hand, oligopotent stem cell can convert into only closely related stem cells. Closely related. अब एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं. There are type of stem cells found in uterus, female uterus, or female period blood. These are called mesenchymal stem cells. Mesenchymal stem cells. These stem cells, these are mesenchymal stem cells. These stem cells can convert into muscle cells, cartilage cells, bone cells, neurons. So they can convert into, they can cover a vast spectrum of specialized cell. Got it? mesenchymal stem cells है एक क्लासिकल एग्जांपल है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का. एंड ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स की अगर मैं बात करूं तो बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स पाई जाती हैं, दे कैन कन्वर्ट इनटू WBC, RBC, प्लेटलेट्स. सो WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स आर क्लोजली रिलेटेड सेल्स. दे आर पार्ट ऑफ सेम टिश्यू, ब्लड. सो डिफरेंस आपको क्लियर हुआ? क्लोजली रिलेटेड सेल यानी एक ही टिश्यू में पाई जाने वाली सेल्स में ही कन्वर्ट हो पा रही है. और मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स जो हैं, स्टेम सेल्स का एक टाइप है. मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स है वो क्लोज अनरिलेटेड टिश्यूज में की सेल्स में कन्वर्ट हो पा रही है. लाइक बोन सेल्स है ना, मसल सेल्स, फैट सेल्स, ठीक है, कार्टिलेज सेल्स. कार्टिलेज इज ए सॉफ्ट लेयर होती है जो बोन्स है ना, जॉइंट्स के ऊपर पाई जाती है, ईयर में, और यहाँ जो स्टर्नम होती है यहाँ पर भी पाई जाती है. ठीक है, तो अनरिलेटेड है ये सारे, एक ही टिश्यू का पार्ट नहीं, अलग अलग टिश्यूज का पार्ट है. और दूसरा जो ओलिगोपोटेंट में एग्जांपल अगर ले तो हेमेटोपोटिक स्टेम सेल्स, हेमेटोपोटिक स्टेम सेल्स की जो है सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है. ठीक है, जो सिर्फ ब्लड सेल्स में कन्वर्ट होता है, यानी RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया. And the last type of stem cells is called unipotent stem cells. ठीक है, यूनिपोटेंट. अब यूनिपोटेंट क्या है? हाँ, ये एक एग्जांपल है जो ओलिगोपोटेंट का है. हेमेटोपोटिक स्टेम सेल्स जो बोन मैरो में पाया जाता है, और ये सिर्फ ब्लड की जो 3 टाइप की जो सेल्स है ब्लड की, प्लेटलेट्स, WBC एंड RBC, इसमें ही कन्वर्ट हो सकता है. तो दिस इज बहुत नैरो सा इसका बीच का डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए. And last one is यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स. यानी आपका स्टेम सेल है वो या तो अपने नेचर को बनाए रखेगा या फिर किसी एक टाइप के स्टेम सेल में कन्वर्ट होगा. ओनली वन टाइप ऑफ सेल. फॉर एग्जांपल इट इज ए मसल सेल. ठीक है, मसल सेल में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर वो न्यूरॉन में कन्वर्ट हो सकता है. या और लिखा है मैंने, यानी ब्रेन में मिलने वाला यूनिपोटेंट सेल स्टेम सेल है वो सिर्फ न्यूरॉन में ही कन्वर्ट होगा या फिर अपने नेचर को बनाए रखेगा. मसल में मिलने वाला जो स्टेम सेल है वो सिर्फ मसल में ही कन्वर्ट होगा या फिर अपने नेचर को बनाए रखेगा.
बस मैंने और लिखा उसमें तुम कंफ्यूज हो गए। फॉर एग्जाम्पल एक मसल में पाया जाने वाला यूनिपोटेंट स्टेम सेल है, वो सिर्फ मसल में कन्वर्ट होगा या अपने नेचर को बनाए रखेगा। ब्रेन में पाया जाने वाला यूनिपोटेंट स्टेम सेल है, ब्रेन में पाया जाने वाला जो स्टेम सेल है वो या अपने नेचर को बनाए रखेगा या फिर वो न्यूरॉन में कन्वर्ट होगा। मीन्स वो स्टेम सेल बना रहेगा सेल डिवीजन से। अगर सारे न्यूरॉन में कन्वर्ट हो गए तो वो ड्रेन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो कुछ डिवीजन से तो स्टेम सेल बने रहेंगे और कुछ स्पेशलाइज्ड बनेंगे, कुछ तो यूनिपोटेंट सिर्फ एक टाइप का सेल में कन्वर्ट हो सकता है। गॉट इट? ये डिफरेंस समझ में आया नहीं? टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट लोअर, देन फिर मल्टीपोटेंट, फिर ओलिगोपोटेंट एंड देन फिर यूनिपोटेंट। These are 5 type of stem cells classified based on their potency of conversion into specialized cell. Specialized cell में conversion के उसमें अब ये stem cell है, तो आप मुझे बताइए कि इसकी ये जो क्वालिटी है इसका क्या यूज हो सकता है? रीजनरेशन, किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी डिजीज की वजह से जो टिश्यूज डिस्ट्रॉय हो गए हैं बॉडी में, उनको फिर से हम रीजनरेट कर सकते हैं। तो स्टेम सेल का अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो द एप्लीकेशंस ऑफ स्टेम सेल्स, तो इसको एक अम्ब्रेला टर्म में अगर मैं इसको कवर करना चाहूँ तो स्टेम सेल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर रीजनरेटिव मेडिसिन। ठीक है, सो एप्लीकेशंस ऑफ स्टेम सेल्स, तो एक अम्ब्रेला टर्म है दैट इज रीजनरेटिव मेडिसिन। The stem cells can be used to regenerate the damaged tissues or organs. ठीक है, अब वो डैमेज टिश्यूज कुछ भी हो सकते हैं, ब्रेन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, स्किन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, लिवर जो कैंसर वगैरह में खराब हो जाते हैं तो उनमें भी रीजनरेटिव मेडिसिन में इसका इस्तेमाल हो सकता है। दिस इज द मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टेम सेल्स। इसके अलावा ड्रग टेस्टिंग का इसमें एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, हाँ, यस, ड्रग टेस्टिंग मीन्स जो दवाइयाँ हैं बन रही है उनको ह्यूमन पर टेस्ट किया जाता है, बट अगर हम स्टेम सेल्स पर भी उन दवाइयों का टेस्ट किया जा सकता है, स्टेम सेल्स कैसे उन पर रिएक्ट कर रहे हैं, क्या उनके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। सो स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर ड्रग टेस्टिंग इंडस्ट्री। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टेम सेल्स। ठीक है, डिजीज मॉडलिंग अनदर एप्लीकेशन है स्टेम सेल का। मीन्स किसी डिजीज को, सपोज कीजिए कोई जेनेटिक डिजीज है और वो रेयर जेनेटिक डिजीज है जिसके ट्रीटमेंट के लिए हम कुछ देख रहे हैं, ठीक है, उसके पेशेंट्स बहुत कम हैं, तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से स्टेम सेल में वो म्यूटेशन क्रिएट करके, वो डिजीजेस क्रिएट करके, उनकी मॉडलिंग करके उन डिजीजेस को स्टडी कर सकते हैं। सो दिस application of stem cells is called disease modeling. Another one is stem cell therapy. So again stem cell therapy regenerative medicine का ही एक टाइप है, ठीक है, एक अम्ब्रेला टर्म के अंडर आ जाता है। स्टेम सेल्स कोई भी डिजीज की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वहाँ पर स्टेम सेल्स के थ्रू उस डिजीज को क्योर किया जा सकता है, उस टिश्यू में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको ठीक किया जा सकता है, दैट इज स्टेम सेल थेरेपी। डिजीज मॉडलिंग मीन्स आपका स्टेम सेल में आप डिजीज को क्रिएट कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग में की बजाय स्टेम सेल में डिजीज को क्रिएट कर रहे हैं एंड देन फिर उस डिजीज को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज डिजीज मॉडलिंग। ठीक है, टिश्यू इंजीनियरिंग सेम, टिश्यू डैमेज टिश्यू को स्टडी जो डेवलप करने से रिलेटेड टेक्निक, ठीक है। एंड न्यूरो जनरेटेड मीन्स जो है ब्रेन से रिलेटेड जो टिश्यूज हैं सारे एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर रीजनरेटिव मेडिसिन के अंडर फिक्स हो जाते हैं सारे, ठीक है। न्यूरो जनरेट, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए, टिश्यू इंजीनियरिंग, न्यूरो जनरेटिव मेडिसिन, ठीक है, डिजीजेस वगैरह हैं उनको जो है क्योर करने के लिए स्टेम सेल टेक्निक्स का यूज किया जा सकता है। ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन, यस 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 यस, ठीक है। अब एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू स्टेम सेल,
एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू स्टेम सेल। तो स्टेम सेल्स का सबसे बड़ा एथिकल इश्यूज है, दो तरह की जो स्टेम सेल्स होती हैं उनमें जो टॉप स्टेम सेल्स है टोटीपोटेंट एंड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स से रिलेटेड ये इशू आता है कि आप देख रहे हैं कि एक एम्ब्रियो है वो डेवलप हो रहा है और वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होने वाला है, बट आप स्टेम सेल्स को उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, निकाल लेते हो किसी के डिजीज को ठीक करने के लिए, किसी के इलाज के लिए, तो क्या होगा, वो एम्ब्रियो क्या आप डेवलप हो पाएगा आगे? वो थोड़ी सी सेल्स थी उसके अंदर इंपॉर्टेंट, वो आपने हटा दी तो एम्ब्रियो मर गया। सो दिस इज द बिगेस्ट इशू, एथिकल इश्यूज इन स्टेम सेल्स, कि स्टेम सेल्स जो स्पेशली टोटीपोटेंट एंड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल को और जो सबसे एफिशिएंट स्टेम सेल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक एम्ब्रियो है, लिविंग एम्ब्रियो है, उसको मारना पड़ रहा है। दिस इज द बिगेस्ट एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू स्टेम सेल। दूसरा इंपॉर्टेंट, एक डिजीज को ठीक करने के लिए हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए एक आदमी है, इंसान है, उसको एक सीरियस डिजीज हो गई है, अब वो मरने वाला है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हमने एक एम्ब्रियो डेवलप करा एंड देन एम्ब्रियो को बीच में ही रोक दिया और उसमें से स्टेम सेल्स निकाल लिए, तो अब वो एम्ब्रियो मर गया और उसको डिजीज का ट्रीटमेंट आपने कर दिया। तो वो जो लिविंग इंसान है वो तो ठीक हो गया, बट आपने एक एम्ब्रियो को मार दिया। सो दिस इज एथिकल इशू। अब उसके बिना उसका काम चल भी नहीं सकता है, तो ये एक बड़ा एथिकल इशू है। इसलिए ज़्यादातर कंट्रीज़ जो है, जहाँ स्पेशली लाइक कैथोलिक कंट्रीज़ हैं, तो वो जहाँ पर एबॉर्शन बैन होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि आप एक बेबी को मार नहीं सकते, एक एम्ब्रियो को मार नहीं सकते। वहाँ स्टेम सेल के जो टोटीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट टाइप है उनके यूजेस पर भी बैन है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो इशू है स्टेम सेल का, वो है स्टेम सेल की सक्सेस रेट उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी होती। कई बार स्टेम सेल्स में म्यूटेशन क्रिएट हो जाते हैं और वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है सक्सेस रेट। ठीक है, और एडल्ट स्टेम सेल्स के साथ इशू ये है कि ये लिमिटेड सेल्स में ही कन्वर्ट हो सकती हैं, सो हर तरह की डिजीज को ये ट्रीट नहीं कर सकती है। सक्सेस रेट जो है ये कम होती है, ट्यूमर में कन्वर्ट होने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं, और एडल्ट स्टेम सेल्स हर डिजीज को ठीक करने में यूज नहीं हो सकती है। ठीक है, अब इन इश्यूज का अगर सॉल्यूशन की अगर आपसे बात की जाए तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? फर्स्ट सॉल्यूशन, इसका क्या सॉल्यूशन आप बताएंगे? प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स मुझे चाहिए, तो बिना एम्ब्रियो को मारे प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स का क्या स्कोप डेवलप हो रहा है? अब हम कैसे बोल सकते हैं कि जैसे एक्स पर्सन मेरे सामने बैठा हुआ है और मैंने उसकी किडनी निकाल ली अपने इलाज के लिए, और मैं कहूँ ये तो वैसे भी मरने वाला ही था। तो एम्ब्रियो की तरफ से कौन ये बात कहेगा? कोई मेथड ही नहीं है, एम्ब्रियो कितना डेवलप होगा, और अगर कोई एम्ब्रियो मरने वाला है भी या अबॉर्ट होने वाला है भी, तो उस टाइम स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्ट कौन करेगा? जब तक एम्ब्रियो कुछ मंथ्स का नहीं हो जाता तब तक पता ही नहीं चल सकता है कि वो अबॉर्ट होगा या नहीं होगा। 2 to 3 मंथ में पता चलता है कि इसमें कोई जेनेटिक डिजीज़ है, तब फिर डॉक्टर रेकमेंड करते हैं पेरेंट्स को कि इस बच्चे में जेनेटिक डिजीज़ है, यू कैन। नहीं, वो तब जब वो एम्ब्रियो स्टेम सेल की स्टेज से काफ़ी आगे निकल चुका होगा। 2-3 महीने में तो स्टेम सेल ढंग से डेवलप नहीं होते हैं। स्टेम सेल तो फर्स्ट 14 डेज में ही सबसे ज़्यादा एफिशिएंट स्टेम सेल्स मिलेंगे, फर्स्ट 14 to 20 डेज में। ठीक है, सो एम्ब्रियो का लेवल आते आते स्टेम सेल्स कम ही हो गए, काफ़ी कम हो गए। तो इन एथिकल इश्यूज का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? यस, यहाँ पर जब प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल की बात करें तो आप सॉल्यूशन बता सकते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स पर जो रिसर्च हो रहा है उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। वहाँ पर किसी इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड मीन्स आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड। हाँ, तो वो प्लूरीपोटेंट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था।
एक नेचुरली मिल रहा है ब्लास्टोसिस स्टेज पे एम्ब्रियो की, जो 14th डे पे मिलता है, ठीक है, वो नेचुरली है, तो उस पर एथिकल इशू आ रहा है। तो उसका एक सॉल्यूशन उभर कर सामने आ रहा है इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स का, जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग टेक्निक से, है ना, लेबोरेटरी में बनाई जा सकती है बिना किसी एम्ब्रियो को मारे। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स है तो पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा है इसमें, हाँ, तो इसके अंदर भी स्टेम सेल्स की और जरूरत क्या है? कहाँ है लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा? मैंने बताया था कि एक स्पर्म और एक एग के फर्टिलाइजेशन से आपको जो इनिशियल स्टेज मिलती है मोरूला तक की, है ना, उतना टेक्निकल मैं आपको ले जाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, वहां पर आपको टोटी मिल रहा है, टोटी पोटेंट, ठीक है, एंड देन फिर 14 to 20 डेज पर ब्लास्टोसिस स्टेज मिलती है। ब्लास्टोसिस स्टेज जो मिलती है वहां पर एक जो सेल्स मिल रही है आपको लेयर के अंदर, दीज आर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी पूरा बना नहीं है, 14th डे ही है अभी, इस बात को समझिए। तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी बना नहीं है, बनने वाला है, बनेगा, फ्यूचर में बनेगा, बट यहाँ पर आपको प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल मिल जाती है, तो यहाँ पर एथिकल इशू भी मिल रहा है। उस एथिकल इशू को रिजॉल्व करने के लिए इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, जो जेनेटिक टेक्निक के थ्रू आपकी नॉर्मल सेल्स या एडल्ट स्टेम सेल्स को रिवर्स करके प्लूरीपोटेंट स्टेज पर ले जाए। समझ रहे हो बात को? यहां पर आपको इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। उसके बाद सक्सेस रेट का भी इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स है, ठीक है, और एडल्ट स्टेम सेल्स के लेवल पर अगर हम जाएं तो यहाँ पर इनकी जो है लिमिटेशन है कि ये मल्टीपल सेल्स में ज़्यादा बड़े स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, तो वहाँ पर फिर आपको इस पर रिसर्च को बढ़ावा देने का बात कही गई है। फॉर एग्जांपल अभी जो एक लेटेस्ट रिसर्च जो 2024 में सामने आया है मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स का एग्जांपल है, दैट इज मल्टीपोटेंट टाइप का है, और इसमें इन्होंने रिसर्च करके ये बताया है कि जो इनर वॉल ऑफ यूट्रस होती है वहाँ और पीरियड ब्लड जो होता है उसमें मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स मिल रही हैं, और उनको उस ब्लड से डोनर वो ब्लड डोनेट करेगा एंड देन फिर उस ब्लड से उनको एक्सट्रैक्ट करके उनको स्टेम सेल थेरेपी में या रीजनरेटिव मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको डोनर आसानी से मिल रहा है और रिसर्च के लिए ज़्यादा बड़ा स्पेक्ट्रम मिल रहा है विदाउट एनी एथिकल इशू। दीज आर स्टेम सेल्स। यहाँ तक आपको कोई डाउट होता आप पूछ सकते हैं। यस, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें ये देखा जा रहा है कि ज़्यादा डिस्टेंट रिलेशन नहीं होना चाहिए, क्लोज रिलेशंस में ही देखा जा रहा है अभी, लेकिन इस रिसर्च को और बढ़ा करके इसके स्पेक्ट्रम को और बढ़ाया जा सकता है। राइट, है ना, लेकिन अब इसको और बढ़ाया जा सकता है इस स्पेक्ट्रम को और इसको स्टडी करके। यस आप सक्सेस रेट सभी के लिए है कि कई बार जब स्टेम सेल ट्रीटमेंट दिया जाता है तो ये फेल भी हो जाता है, सभी के लिए, ठीक है, तो इस ट्रीटमेंट पे ये बात है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, आंसर करिए। 2 and 3 फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, सिर्फ मैमल में नहीं सभी में होती है स्टेम सेल्स, है ना, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो स्टेम सेल से ही डेवलप हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2 and 3। इसके अलावा ठीक है, ये इस तरह से आपके क्वेश्चंस जो है, ये एक PYQ है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको टेस्ट में भी देने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस के बारे में।
व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज? जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था कि सेल जो होती है उसमें डीएनए कहाँ कहाँ होता है? एक न्यूक्लियस में, वो हमारा मेजर जेनेटिक स्ट्रक्चर को कवर करता है। एनिमल की बात करते हैं हम अभी, है ना। एंड देन फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो भी एक रोल प्ले कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, ठीक है। और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सिर्फ इतना ही नहीं कि एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, या इसका बहुत बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में किसी तरह का म्यूटेशन है तो वो पेशेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से रिलेटेड डिजीज का शिकार होता है, जिसमें डायबिटीज, ब्लाइंडनेस, मस्कुलर वीकनेस से लेकर के ब्रेन से रिलेटेड डिजीजेस तक पाए जा सकते हैं। ब्रेन फंक्शनिंग भी इसमें अफेक्ट होती है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में पाए जाने वाले म्यूटेशन की वजह से। अगर किसी के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में म्यूटेशन है तो उसमें इस तरह से एक वास्ट स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की एक स्पेशलिटी या एक पॉइंट और आपको पता होना चाहिए कि ये डीएनए हमें हमारी लाइक स्पर्म सेल एंड एग सेल 23 क्रोमोसोम फादर से मिले, 23 मदर से मिले, ऐसा ही है। पेरेंट्स का दोनों का बराबर बराबर इसमें कंट्रीब्यूशन है। बट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की अगर मैं बात करूं तो वो हमेशा मदर से ही मिलता है। यानी जो एग सेल है उसमें पाया जाने वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में है, यानी हमारी मदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे पास आया है। तो अगर मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन है किसी तरह का, तो जो उनकी जो ऑफस्प्रिंग होगी उसके माइटोकॉन्ड्रिया में भी म्यूटेशन मिलेगा, isn't it? मिलेगा। बस यही है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जो माइटोकॉन्ड्रिया का म्यूटेशन है वो ऑफस्प्रिंग में या चिल्ड्रन में पास होगा मदर से। और ये म्यूटेशन अगर है तो किस तरह की डिजीज होगी? ब्रेन से रिलेटेड, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मसल्स, वीक मसल्स, इसमें पाई जाएगी। एंड अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो देख लेते हैं। इसके ट्रीटमेंट की दो टेक्नोलॉजीज मिलती है। वन इज प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड अनदर वन इज मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। देखिए, समझिए पहले, ये फीमेल है यहाँ एंड मेल है। इसका एग सेल है और इसमें एक म्यूटेंट माइटोकॉन्ड्रिया है। म्यूटेशन है इस माइटोकॉन्ड्रिया में रेड कलर में, ठीक है। मेल है, उसको कोई इशू नहीं है, बट अब ये एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग चाहते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज नहीं हो। तो ये क्या करेंगे, एक फीमेल आइडेंटिफाई करेंगे एंड उस फीमेल में का एग सेल लेंगे। ये भी एग सेल है और ये भी एग है, एंड इसमें एक हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें एक यस वही करना है कि ये हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया इनकी जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर आ जाए और ये जो अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है ये नहीं आ पाए। लेकिन अगर हम नेचुरल फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो ये अनहेल्दी ही आएगा ऑफ कोर्स। अब क्या करेंगे, एक एग डोनेट करवाएंगे
और उस एग से उसका, क्योंकि इन दोनों को अपना जो ऑफस्प्रिंग चाहिए जेनेटिकली उनका ही होना चाहिए। अगर उसका डीएनए टेस्ट करूँ उस बच्चे का मैं, तो किस उसकी मदर कौन निकलनी चाहिए, कौन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए डेफिनेटली। अगर इसका एग ले लिया और हमने आईवीएफ करवा लिया तो ये मदर ये मानी जाएगी, ये नहीं मानी जाएगी। सो क्या करेंगे, इसका एक एग डोनेट करवाएंगे और 2 मेथड से उनके थ्रू इस हेल्दी एग से इसका जेनेटिकल मटेरियल निकाल देंगे, यानी न्यूक्लियस को निकाल देंगे। सो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर में क्या होता है, ये सपोज कीजिए ये अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है रेड कलर वाले, और ये हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है ग्रीन कलर वाले। तो क्या करेंगे, इसका न्यूक्लियस निकाल लेंगे इस एग से, और इस एग से भी न्यूक्लियस निकाल लेंगे, दोनों को न्यूक्लियस फ्री कर देंगे। इसके न्यूक्लियस से मुझे कोई मतलब नहीं है डोनर के, इसके न्यूक्लियस को डिस्कार्ड कर देंगे। एंड ये जो मदर है रियल मदर, इसका न्यूक्लियस इस एग में फिक्स कर देंगे। सो अब आपने क्या पाया कि रियल मदर है, उसका न्यूक्लियस यानी उसका कंप्लीट जेनेटिकल मटेरियल यानी 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर आ गए हैं, बट विथ हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया। तो फिर इसमें म्यूटेशन आ गया कहाँ आया, डोनर वाले में। कहाँ आया, तो डोनर के तो जो माइटोकॉन्ड्रिया वो सारे उसमें दे दिए माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ तो हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया दे दिए ना, और इसका जेनेटिकल 23 क्रोमोसोम लिया है न्यूक्लियस लेके। तो अब इस ये जो बचा है इसको फेंक देंगे, हटाओ। और माइटोकॉन्ड्रिया में तो डीएनए होते हैं, तो मुझे हेल्दी डीएनए वाला माइटोकॉन्ड्रिया ही तो चाहिए। वो भी तो उसमें तो आएगा ही फिर भी। कहाँ आया बताओ, देखो ये अनहेल्दी है रेड वाले। मेरा क्वेश्चन नहीं समझा। हाँ हाँ टेस्ट है कि चेक करा कि मदर ये निकलनी चाहिए। हाँ, तो कभी भी है ना डीएनए टेस्ट होता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को टेस्ट नहीं किया जाता, सिर्फ न्यूक्लियस के डीएनए को टेस्ट किया जाता है। तो सर इसमें न्यूक्लियस इसका रिमूव किया है नीचे वाले का, हाँ और इसके माइटोकॉन्ड्रिया यूज करेगा, इसमें तो म्यूटेशन आ गया ना, न्यूक्लियस हटा दिया। हाँ, तो न्यूक्लियस हटा दिया, लेकिन हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया अभी भी है। और इसके अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया वाले जो सेल एग सेल है उसको हमने हटा दिया, सिर्फ इसका न्यूक्लियस लिया जो हेल्दी है ऑलरेडी, और फिर इन दोनों को इसको इसके अंदर फिक्स कर दिया। बस आ गया समझ में, क्लियर है सभी को। बस अब क्या हुआ कि अब जो नया एग सेल बना उसमें हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया डोनर के हैं, और जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है मेन मदर जो है उसका है, जिसको ट्रीटमेंट एक हेल्दी बच्चा चाहिए, सो उसका है। सो अब इस एग सेल को इसके मेल पार्टनर के स्पर्म सेल के साथ फर्टिलाइज कराएंगे, एंड देन आईवीएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ आईवीएफ टेक्नोलॉजी, the fertilized egg is established in the womb of mother, and they will get a healthy child. So this technology is called pro-nuclear transfer technology. Next, ये दिस वन इज मैटरनल, ये गलत हुआ है यहाँ पे, दिस इज मैटरनल स्पिंडल। मैटरनल स्पिंडल, मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, दिस इज मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, और दिस वन इज प्रो न्यूक्लियर, दिस वन इज प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में एग को पहले फर्टिलाइज किया जाएगा, एंड देन फिर उसको फर्टिलाइज 2 एग लिए जाएंगे, एक हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया का और एक अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया का, जो मेन मदर है अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया के साथ उसका एग लिया जाएगा, और एक डोनर का एग लिया जाएगा, दोनों को स्पर्म सेल के साथ फर्टिलाइज करवाया जाएगा, और फर्स्ट सेल डिवीजन होगा तो उसमें से न्यूक्लियर निकाल के हेल्दी जो एम्ब्रियो बन रहा है उसमें फिक्स कर दिया जाएगा, एंड देन फिर एम्ब्रियो को आगे डेवलप किया जाएगा, एंड देन फिर आईवीएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, ये 2 टेक्निक जो है प्रो न्यूक्लियर जो है
न्यूक्लियर ट्रांसफर डोनेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ का ट्रीटमेंट अगली जो है ऑफस्प्रिंग है उसमें किया जाए। पहले फर्टिलाइज करवाया जाए एंड देन फिर दोनों फर्टिलाइज्ड एग हैं उनको उनके न्यूक्लियस निकाल लिए। चूंकि मुझे हेल्दी माइटोकॉन्ड्रियाली जो डोनर है उसके न्यूक्लियस से कोई मतलब नहीं है, तो मैं उसको डिस्कार्ड कर दूंगा एंड अनहेल्दी का जो न्यूक्लियस है मुझे चाहिए, तो वो न्यूक्लियस में इस हेल्दी फर्टिलाइज्ड एग में फिक्स कर दूंगा एंड देन फिर आपका एम्ब्रियो डेवलप होगा और उस एम्ब्रियो को आईवीएफ टेक्निक से जन्म दिलवा दिया जाएगा। हाँ, ये मैंने बताया ना, प्रो न्यूक्लियर चेंज कर दिया मैंने, उसका उस पे कर दिया है और उसका इस पे। हाँ, डायग्राम ये देखो, जो फर्टिलाइज, ये डायग्राम उधर जाना चाहिए था और वो इधर आना चाहिए था, दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, ये है। एक मिनट, देखो ये तो है मैटरनल स्पिंडल का, ठीक है। पहले एग से न्यूक्लियस फिक्स किया एंड देन फिर फर्टिलाइज करवाया, तो ये मैटरनल स्पिंडल टेक्निक है, ठीक है। और प्रो न्यूक्लियर ये है, दिस वन इज फर्टिलाइज करवाया पहले। उसमें इसमें हमने पहले फर्टिलाइजेशन करवाया, सॉरी, इसमें हमने पहले न्यूक्लियस निकाला एंड देन फिर फर्टिलाइजेशन करवाया, मतलब ये फर्टिलाइज्ड है एंड देन फिर हमने उसको करवाया। और उसमें हमने अनफर्टिलाइज्ड के अंदर से न्यूक्लियस रिमूव किया एंड देन फिर उसके अंदर किया, ये डिफरेंस है। मैटरनल स्पिंडल में फर्टिलाइजेशन से पहले निकालेंगे और प्रो न्यूक्लियर में फर्टिलाइजेशन के बाद निकालेंगे, ये डिफरेंस है। हाँ हाँ, बाद में निकालेंगे। डायग्राम एक्सचेंज हो गए हैं, डायग्राम पीपीटी बनाते टाइम, ठीक है, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डोनेशन, जो है डोनेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन आया था, ये देखिएगा आप। डी, ठीक है, ये एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। अब हो सकता है आगे इसमें स्टेटमेंट्स वगैरह भी ऐड हो इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्लोनिंग टेक्निक। क्लोनिंग, देखिए क्लोनिंग क्या है, क्लोन क्या एग्जैक्टली, क्लोन क्या होता है। हाँ, अगर अब बात करें, क्या हम अपने पेरेंट्स के क्लोन हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि 23 हमें फादर से और 23 क्रोमोजोम हमें मदर से मिल रहे हैं, ठीक है। एंड देन फिर 46 का बन रहा है, तो हम ना तो कंप्लीटली फादर के क्लोन है, ना ही कंप्लीट मदर के क्लोन है। एक क्लोन क्या होता है? वो 100% आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट का, 100% आइडेंटिकल, 100% आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट का। अब वो कैसे होगा क्लोन? अगर मुझे किसी का चाहिए हो तो मुझे क्या क्या चाहिए? क्या मैं जर्म सेल्स को यूज करके क्लोन बना सकता हूं? क्या पॉसिबल है? नहीं। कौन सी सेल्स को यूज किया जाएगा? सोमेटिक सेल्स को। सोमेटिक सेल्स को यूज करके हम एक क्लोन बना सकते हैं। सोमेटिक सेल को क्यों यूज करेंगे? क्योंकि किसी भी सोमेटिक सेल या बॉडी की कोई जर्म सेल के अलावा जो भी सेल आप निकालेंगे, चाहे वो बाल हो या नाखून हो या स्किन हो, है ना, उस सेल में कंप्लीट 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। जबकि आप जर्म सेल को निकाल के अगर क्लोन बनाने की कोशिश करेंगे तो ओनली 23 क्रोमोसोम मिलेंगे। तो इस केस में आपको 100% आइडेंटिकल कभी नहीं मिलेगा। आपको अगर अपना 100% जेनेटिकल मटेरियल कॉपी करना है तो आपको एक सोमेटिक सेल से ही कॉपी कर सकते हैं। एग्जैक्टली कैसे बनता है क्लोन? मान लीजिए मुझे एक्स पर्सन का क्लोन बनाना है, तो एक सोमेटिक सेल लेंगे,
उसका एक सोमेटिक सेल लेंगे जिसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, एंड देन उसी स्पीशी की एक फीमेल से एग डोनेट कराएंगे। एग सेल डोनेट करवाई, ठीक है, एंड देन फिर इस एग सेल से इसका न्यूक्लियस निकाल के उसको डिस्कार्ड कर देंगे, और विदाउट न्यूक्लियस जो एग सेल है वो आपको मिल गई है। और इस सेल से जो सोमेटिक सेल है इससे इसका न्यूक्लियस लेंगे और उसको इसमें फिक्स कर देंगे। तो अब आपको क्या मिला, एक ऐसी सेल मिली, ऐसी एग सेल मिली जिसमें 46 क्रोमोसोम इस पर्सन के हैं, एंड देन फिर इसको स्टिमुलेशन देंगे, स्टिमुलेशन देंगे तो फिर इसमें सेल डिवीजन शुरू होगा और ये मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट होगी, और फिर फाइनली एक एम्ब्रियो डेवलप होगा, ठीक है। इस एम्ब्रियो को आईवीएफ टेक्निक से किसी फीमेल में इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन मीन्स सेल डिवीजन को ट्रिगर करने के लिए स्टिमुलेशन देंगे, एक आईवीएफ टेक्निक से एक हेल्दी फीमेल में फिक्स किया जाएगा और फिर क्लोन का जन्म होगा। हाँ नहीं, तब आईवीएफ नहीं होगा। न्यूक्लियस तो नॉर्मल जो है अलग अलग टेक्निक से होता है, एक सिरिंज के थ्रू भी होता है, कैल्शियम क्लोराइड की लिक्विड्स के थ्रू भी होता है, काफ़ी से टेक्निक। यहाँ से न्यूक्लियस लिया एंड देन फिर उसको सेल एग में फिक्स किया, स्टिमुलेशन दिए ताकि एग में सेल डिवीजन शुरू हो जाए, सेल डिवीजन से एक एम्ब्रियो डेवलप हुआ, एम्ब्रियो को आईवीएफ से फीमेल में जो है एस्टेब्लिश किया, एंड देन फिर क्लोन का बर्थ हुआ। और ये क्लोन जो है ये 100% आइडेंटिकल होगा इसका, 100%। दिस इज हाउ ए क्लोन एक बर्थ, एक क्लोन का जन्म ऐसे होता है। अब क्लोन की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्लोनिंग टेक्नोलॉजी? एक्सटिंक्शन और हाँ ठीक है, हाँ ये एक हो सकता है। कम से कम इन्वायरमेंट हमारे साथ जिसने पढ़ी है वो तो ऐसा मत बोलो। 3 चेहरे तो मुझे जाने, 4 चेहरे जाने पहचाने दिखाई दे रहे हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी कहाँ से लाओगे फिर, है ना। हालांकि आपकी बात ठीक है, हाँ आपकी बात ठीक है कि क्लोन को बना के हम एक्सटिंक्शन वाली जो स्पीशीज हैं, है ना, उनको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसको अगर आप क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए अगर मैं आपको कहूँ तो फिर आप जेनेटिक डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट बीच में लेकर आएंगे कि आप क्लोन कितने भी बना लीजिए उनमें जेनेटिकली डाइवर्स नहीं कभी आएगी नहीं, और उसको आप बचा नहीं सकते हो, कभी भी नहीं बचा सकते हो। हालांकि कहने को ये है आसान, ठीक है। तो अब क्लोनिंग की एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो सकते हैं। सो मैं क्लोनिंग को 2 पार्ट में क्लासिफाई करता हूं। वन इज ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाना, एंड अनदर इज थेरेपेटिक क्लोनिंग, यानी एम्ब्रियो को डेवलप करना लेकिन फिर उसको आगे बढ़ने से रोक देना। बिल्कुल उसका मतलब निकलेगा, ठीक है। ये क्लोनिंग का प्रोसेस, हाँ नहीं सेलेक्टिव ब्रीडिंग नहीं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो इसको मैं 2 पार्ट में क्लासिफाई करता हूं, यही कर लेते हैं। वन इज क्लोनिंग, ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग, organism cloning, and another one is therapeutic cloning, therapeutic cloning।
ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग में क्या होता है, एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ दिया जाता है, बर्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बर्थ ऑफ कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड थेरेपेटिक क्लोनिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू एक्सट्रैक्ट स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स चाहिए ना। अब आपने कहा था कि एक एम्ब्रियो है वो मरने वाला, लेकिन एथिकल इशू है वहां पे। यहां पर मैं अपनी ही सेल को देके एक एग सेल डोनेट करवा के, एथिकल इशू आएगा, यहां भी आएगा। लेकिन ऐसे रेयर डिजीजेस जिसमें आप किसी दूसरे की स्टेम सेल नहीं ले सकते हैं और पेशेंट की ही स्टेम सेल चाहिए होती है, ऐसे रेयर डिजीजेस में आप पेशेंट की बॉडी की सोमेटिक सेल को एक एग सेल के साथ फिक्स करके उसको ट्रिगर करके एक इनिशियल स्टेज ऑफ यानी स्टेम सेल्स डेवलप करके, टोटीपेटेंट स्टेम सेल्स डेवलप करके उसको वहीं उस पेशेंट के इलाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड, एथिकल इशू है, लेकिन ये नेचुरल फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है कि स्पर्म सेल और एक एग सेल के फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो रहा है, बट ये एक सोमेटिक सेल से इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन से कुछ सेल डिवीजन करा के आपने स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्ट किए हैं। ये डिफरेंस आप समझ रहे हैं ना। नेचुरल बर्थ नहीं है, अभी आपने जो है एक इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन से एक एग सेल में सेल डिवीजन शुरू किया है। ऐसे तो वो भी कह दो कि जो ये क्या बोलते हैं आईवीएफ के थ्रू होती है, ये भी नेचुरल बर्थ नहीं है। इसमें भी किसने कहा? आईवीएफ में जो है वो नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता है। आईवीएफ में स्पर्म सेल और एग सेल का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और जो आईवीएफ से बन रहा है वो नेचुरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वहां पे। ठीक है, हालांकि इसमें भी एथिकल इश्यूज हैं, लेकिन उतने बड़े एथिकल इश्यूज नहीं है जितने आपको नेचुरल फर्टिलाइजेशन से मिल रहे हैं। और ऐसे रेयर डिजीजेस जिसमें स्टेम सेल पेशेंट की ही होनी चाहिए, वहां पर स्टेम सेल प्रोड्यूस करने के लिए, टोटीपोटेंट स्टेम सेल प्रोड्यूस करने के लिए आपको थेरेपेटिक क्लोनिंग का सहारा लिया जा सकता है और पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। और यहाँ पर एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाया जा रहा है। तो अगेन जो पॉइंट्स आपने बताए हैं, अच्छी ब्रीड के एनिमल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड ब्रीड एनिमल्स को, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के जो मेल फीमेल्स है उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए, लाइक सपोज कीजिए कोई स्पीशी है, उसकी फीमेल्स बहुत सारी बची हैं और मेल बहुत कम बचे हुए हैं, तो उसके मल्टीपल मेल्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ये सारे काम जो है क्लोनिंग में किए जा सकते हैं। दीज आर टू टाइप ऑफ क्लोनिंग, ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग एंड थेरेपेटिक क्लोनिंग। नहीं, फीमेल भी कुछ भी बनाया जा सकता है। लाइक जो सबसे पहले जो बनाई गई थी क्लोन डॉली, वो फीमेल थी। इंडिया में जो बनाई गई थी गरिमा, वो भी एक फीमेल बफेलो थी। उसके अलावा फिर दक्ष वगैरह वगैरह बनाए गए थे, वो मेल बफेलो थे। हाँ, इंडिया में बनाए गए थे। इंडिया में डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में इनको बनाया गया था। इनके इमेजेस भी मैंने ऐड किए हैं। दैट इज डॉली, डॉली, ठीक है, ये डॉली है। इसके अलावा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये बनाए गए थे, तो इनके नाम ये हैं, ठीक है, समरूपा, ठीक है, और गरिमा, गौरव, ये सारे जो यहाँ बनाए गए थे, ठीक है, इंडिया में बनाए गए थे क्लोन्स। अब क्लोन्स के साथ एथिकल इश्यूज क्या आ रहे हैं, यही बात कर लेते हैं। यहाँ जो एथिकल इश्यूज हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ जब ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग है, इनके साथ क्या इश्यूज आ रहे हैं, एथिकल या सारे टेक्निकल इश्यूज हैं या चैलेंजेस हैं, उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो मेजर चैलेंज है क्लोनिंग, जो ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग में, वो ये है कि जो क्लोन्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत कम आ रहा है। कोई रीजन अभी तक इसका स्टडी नहीं हो पाया। स्मॉल लाइफ, डिजीजेस, इनमें डिजीजेस पाई जाती हैं,
स्पेशली ओल्ड एज रिलेटेड डिजीजेज इनमें मिलती है कम उम्र में ही, और उसके बाद फिर ये मरने लग जाते हैं। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप कंजर्वेशन करना चाहते हैं, है ना, आपने कहा कि हम इंडेंजर्ड स्पीशीज का कंजर्वेशन करना चाहते हैं, तो क्लोन्स में जेनेटिकल डाइवर्सिटी नहीं मिलती है। बताते हैं, लैक ऑफ जेनेटिकल डाइवर्सिटी। देखिए बताता हूँ, जेनेटिकल डाइवर्सिटी क्या होती है। किसी भी पॉपुलेशन में जो जीन्स की जो डाइवर्सिटी होती है, जेनेटिकल स्ट्रक्चर की जो डाइवर्सिटी होती है, उसे हम जेनेटिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी इंडियन पॉपुलेशन है, तो इसमें आपको अलग अलग डाइवर्स लोग मिलेंगे, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं है, और अलग अलग रेसेस के लोग मिलेंगे, है ना। नॉर्थ इंडिया में या पूरे इंडिया में भी अगर आप जाकर देखेंगे तो इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा जेनेटिकली डाइवर्स कंट्री है। हर तरह की रेस के लोग आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। और जेनेटिकल डाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा कि जब कोई स्पीशी है, अगर उसमें जेनेटिकल डाइवर्सिटी है, तो वो जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से वो अपने आप को इवॉल्व कर पाती है। अगर जेनेटिकली डाइवर्स नहीं है वो स्पीशी, तो उसमें एवोल्यूशन प्रोसेस उतना नहीं हो पाएगा, और वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से अपने आप, क्योंकि आपके पास जीन की बहुत बड़ा पूल नहीं है, तो फिर अब आप म्यूटेशन कैसे लाएंगे नए अपने आप को बाहर के एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए। म्यूटेशन नहीं ला पाएंगे तो आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इवॉल्व नहीं कर पाएंगे, इवॉल्व नहीं कर पाएंगे तो मर जाएंगे, और वो पूरी स्पीशी है वो आसानी से वो पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा एशियाटिक लॉयन जो है वो सिर्फ गिर में पाया जाता है, और वो आपस में ही इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं, है ना, इंसेस्ट है उनके अंदर। उसकी वजह से उनकी जेनेटिकल डाइवर्सिटी इतनी डेवलप नहीं हो पा रही है। क्यों? इंटरब्रीडिंग बड़े पॉपुलेशन, डाइवर्स पॉपुलेशन ग्रुप में अगर होती है तो उनकी अगली जो ऑफस्प्रिंग होगी उसमें डाइवर्स होगा। मान लीजिए मदर किसी अलग ही फैमिली से है और फादर किसी अलग ही फैमिली से है, तो वो बहुत ही डाइवर्स जीन लेकर आ रहे हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग होगी उसमें बहुत जेनेटिकल डाइवर्सिटी मिलेगी। यही तो हमारे यहाँ गोत्र प्रथा होती है ना, एग्जैक्टली यही होता है। लेकिन अगर इंसेस्ट या कजन मैरिज हो रही है बहुत ज्यादा, ये इंसेस्ट हो रहा है ना, इंसेस्ट में सगे बहन भाइयों के बीच में इंटरब्रीडिंग हो रही है। इंसानों में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी सोसाइटी अलाउ नहीं करती, लेकिन एनिमल्स में होता है। बताता हूँ, जैसे आपका लॉयन पॉपुलेशन, चीता पॉपुलेशन। अभी मैंने कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जो आंध्र प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है, उसमें वो चारों तरफ से कट चुका है दूसरे टाइगर रिजर्व से, तो वो टाइगर ट्रैवल करके दूसरी जगह पे नहीं जा रहे हैं, तो वो इंटरब्रीड कर रहे हैं, आपस में इंसेस्ट चल रहा है उनके बीच में, तो उनकी डाइवर्सिटी भी तेजी से खत्म हो रही है। तो गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि कुछ मेल्स को यहाँ से हटा के दूसरे टाइगर रिजर्व में भेजा जाएगा, और वहाँ से कुछ फीमेल्स को यहाँ पर लाया जाएगा, ताकि इनकी जेनेटिकल डाइवर्सिटी स्टोर हो सके। और जेनेटिकल डाइवर्सिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी पॉपुलेशन को एनवायरनमेंट में बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लोनिंग वो चीज़ इंश्योर नहीं कर पाता है। सो जेनेटिकल डाइवर्सिटी इंश्योर नहीं है, तो बोलने में आसान है कि हम इसको कंजर्वेशन में यूज़ कर सकते हैं, बट इंडीड कंजर्वेशन में इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है जेनेटिकल डाइवर्सिटी की कमी की वजह से। ठीक है, ये टेक्निकल इश्यूज हैं क्लोनिंग के साथ। फिर एथिकल इश्यूज क्या हैं? What are the ethical issues related to cloning? Especially human cloning. Human cloning में ethical issues क्या है? क्या होने चाहिए? अगर मैं ह्यूमन क्लोन्स बनाना शुरू कर दूं तो क्या एथिकल इश्यूज आएंगे? एक, मिस यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना, लोग ह्यूमन क्लोन्स को बना करके गलत एक्टिविटीज में, है ना, टेरर एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं। कॉमोडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन, इंसान का कॉमोडिफिकेशन होगा। अभी एक ह्यूमन को ह्यूमन समझते हैं, अब जब वो क्लोन बनेगा तो वो कॉमोडिटी होगा हमारे लिए, तो उसको हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन क्लोन बनाया और फिर उससे ऑर्गन डोनेशन करवाए जा रहे हैं, तो क्या वो इंसान रहा? उसकी मर्जी रही कुछ?
तो ये इश्यू है कॉमोडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है, कॉमोडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन फॉर प्रोस्टिट्यूशन, कॉमोडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन फॉर यूज इन टेरर एक्टिविटीज, मिलिट्री एक्टिविटीज। उसको पेपर पढ़ाना भी तो पड़ेगा ना उसको। उसको कह दिया तो ये पढ़ ले तो ये पढ़ ले, सारे को अलग अलग भेज दिया। देखो कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे, तेरे को जीएस मत पढ़ता, तेरे को तू वो दे पास करा दिया, हमने तेरे को पास करा दिया, सबको मार। और फिर भी यूपीएससी इतना अनप्रिडिक्टेबल है, फिर भी फेल हो गए तो फिंगरप्रिंट तो सेम होता है सारों के क्लोन। अरे नहीं, हां अरे सब तो सेम है। हां फिर ठीक है, फिर भी फेल हो गए तो सर वो क्लोन की दिक्कत आर्मी इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, है ना। आपने किसका इस साल अटेम्प्ट है, लगाए, कैसा लगा एग्जाम देके? अच्छा देंगे, अभी दिया नहीं है ना, बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो ऐसे मल्टीपल लोगों को तैयार करने के बजाय एक ही आदमी को तैयार किया जाए। मान लीजिए आपने 4 लोगों को 4 पेपर्स के लिए तैयार कर भी लिया, फिर इंटरव्यू में तो कोई एक जाएगा ना, और उससे दूसरे वाले पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया तो नहीं, उसको फिर वो चारों पढ़ने पड़ेंगे, बात तो वही होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना ही दिमाग लगा लें, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बेटर ये है कि आप सीरियस पढ़ें, सीरियस होकर थोड़ा पढ़ें। चलिए चलिए, आ जाइए, ठीक है। तो एथिकल इश्यूज को आप लिख सकते हैं, टेक्निकल इश्यूज को आप लिख सकते हैं, स्मॉल लाइफ डिजीजेज एंड लैक ऑफ जेनेटिकल डाइवर्सिटी, दिस इज क्लोनिंग, ठीक है। एक तो स्टेम सेल्स डेवलप करने के लिए, ऑर्गन्स डेवलप करने के लिए मेन इसका ये है, और दूसरा एक इन्होंने कहा है कि मतलब अच्छी जो ब्रीड्स के एनिमल है उनको डेवलप करने के लिए, बट टेक्निकली वो होता दिख नहीं रहा है अभी। अगर बात करें, आपको क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए बोले तो आप आसानी से कर सकते हैं इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोई भी जो अच्छी नस्ल के, जो अच्छी ब्रीड के जो एनिमल्स डेवलप किए गए हैं उनसे कुछ ज़्यादा अचीव किया नहीं जा सका है। बेटर ये है कि आप हाइब्रिड्स वगैरह डेवलप करें, है ना, नेचुरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये पढ़िएगा। क्लोनिंग, जस्ट अगर आपको ये वर्ड देखा हुआ नहीं भी मिल रहा है तो जस्ट आपको कॉमन सेंस लगानी है इस वर्ड पे, और आपका क्वेश्चन सॉल्व। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए जब आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं? आप जब इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं, प्लीज आप इस सब्जेक्ट को जब पढ़ रहे होते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? एक साइंटिफिक कॉमन सेंस डेवलप करना, या एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना। आपके जो क्वेश्चंस होंगे, आपकी वोकेबलरी डेवलप होती हुई दिखनी चाहिए आपको, साइंस से रिलेटेड, है ना, और वो वोकेबलरी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, आपको एक साइंटिफिक कॉमन सेंस, एक वोकेबलरी डेवलप करते हुए चलना है, यही इस स्टडी का मकसद है। जब हम इस टॉपिक को यहाँ क्लोज करेंगे तो अब आपको इस लेवल पर अपने आप को पाना चाहिए कि आप न्यूज़पेपर को आसानी से पढ़ सके और खुद से एनालाइज कर सके, और आपकी एक अच्छी सी वोकेबलरी हर रोज़ डेवलप होती रहे, कुछ इस क्लास में डेवलप हो और कुछ डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से डेवलप हो, वो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कंसर्न्स हमने देख लिए। रिप्रोडक्टिव और सरोगेसी के बीच में डिफरेंस, सरोगेसी एक अलग है जिसमें IVF का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एथिकल इश्यूज और लाइफ स्पैन से रिलेटेड इश्यूज हमने देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, थोड़ा डीप और इसमें डाइव करते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशंस इसमें हो सकते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यस, देखिए IVF टेक्निक का यूज़ 2 केसेस में किया जा सकता है। एक फीमेल है और उसका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ ओवरीज है और स्पर्म, यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब जो होती है, ये जो ट्यूब्स हैं इनको फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। यहाँ से एग रिलीज होके यहाँ पर पहुँचता है, स्पर्म सेल यहाँ पर पहुँचती है और फिर
फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फिर जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यहाँ पहुँचता है और यहाँ पर जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। कुछ महिलाओं में या कुछ वुमेन्स में ये फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होता है, यानी वो हेल्दी एग तो प्रोड्यूस कर रही हैं बट उनका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, इस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस केस में क्या किया जाता है, इसका हेल्दी एग लिया जाता है और स्पर्म सेल के साथ इसको फर्टिलाइज करा के एम्ब्रियो जब डेवलप होता है उसको फिर इसी के वूम में अगर फिक्स कर दिया जाए तो आईवीएफ हो गया और इसको सरोगेट की जरूरत है ही नहीं है। विदाउट सरोगेट ये बेबी को प्रोड्यूस कर सकती है। सपोज कीजिए कि फीमेल की फैलोपियन ट्यूब तो ठीक है बट वूम में प्रॉब्लम है, वो वूम बेबी को या एम्ब्रियो को बेयर कर ही नहीं पा रहा है, होल्ड नहीं कर पा रहा है। उस केस में क्या किया जाता है, इसका एग लिया जाता है, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है एंड देन एक हेल्दी फीमेल एज ए सरोगेट मदर हायर की जाती है और फिर इसको उस हेल्दी फीमेल में, जब एग डोनर और एम्ब्रियो बियरर अलग अलग हो तो जो एम्ब्रियो बियरर या एम्ब्रियो को होल्ड करने वाली है उसको सरोगेट कहते हैं। बस ये डिफरेंस है, ये इसके बीच में डिफरेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो मेडिकल एप्लीकेशन की बात करें तो हमने जीन थेरेपी के बारे में बात की। जीन थेरेपी कैसे काम करती है, एक एग्जांपल लेके हमने देखा कैसे एडेनोसिन डिमिनेज डेफिशिएंसी डिजीज में हम स्टेम सेल म्यूटेंट जीन वाली स्टेम सेल पेशेंट के बॉडी से निकालते हैं, उस म्यूटेंट जीन को हेल्दी जीन के साथ रिप्लेस करते हैं एंड देन फिर उसकी बॉडी में फिर से उसमें फिक्स कर दिया जाता है और फिर वो हेल्दी हार्मोन डेवलप करने लगता है और इस तरीके से वो एंजाइम होता है और वो ट्रीटमेंट हो जाता है। इसी तरह दूसरे जेनेटिक डिजीजेस का भी इलाज किया जा सकता है। दिस इज जीन थेरेपी। ठीक है, टेस्टिंग एक और थेरेपी अभी डेवलप हुई है, वो आपको पता होनी चाहिए। दैट इज नॉट कंप्लीटली अ जीन थेरेपी बट पार्शली ये जीन थेरेपी के स्पेक्ट्रम में भी आती है, पार्शली जेनेटिक मेडिसिन के स्पेक्ट्रम में भी आती है। उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज टी सेल CAR थेरेपी। क्या है ये? टी सेल काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी। रिसेप्टर थेरेपी ये क्या है, कभी पढ़ा है? देखिए, कैंसर डिजीज में टी सेल नॉर्मली जो होती है हमारी एक इम्यून सेल होती है, बी सेल, टी एंड बी। ठीक है, ये दो इम्यून सेल होती है जो इम्यूनिटी डेवलप करती है। टी सेल की स्पेशलिटी ये होती है कि ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ इनके अगेंस्ट तो लड़ती ही है, साथ में कैंसर सेल्स के साथ भी फाइट करती है, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। ये इनके अंदर स्पेशलिटी होती है। इन टी सेल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करके जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के जरिए कुछ इसमें स्पेशलिटी डाली जाती है। क्या स्पेशलिटी डाली जाती है? जो कैंसर सेल्स होती हैं वो एक CD19 प्रोटीन जनरेट करती है, CD19 प्रोटीन। इन टी सेल्स में जेनेटिकली मॉडिफिकेशन टेक्निक के थ्रू ऐसी क्वालिटी डेवलप की जाती है सो दे कैन आइडेंटिफाई CD19 प्रोटीन। गॉट इट? CD19 प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने की क्वालिटी टी सेल्स में डेवलप की जाती है जेनेटिकल मॉडिफिकेशन टेक्निक के थ्रू एंड देन फिर उन टी सेल्स को पेशेंट के अंदर फिर से इंजेक्ट कर दिया जाता है। यानी पेशेंट है कैंसर पेशेंट, उसकी बॉडी से ब्लड लिया, उसमें से टी सेल्स निकाले, उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया फॉर व्हाट? टू आइडेंटिफाई CD19 प्रोटीन ऑफ कैंसर सेल्स एंड देन फिर उसको फिर से इंजेक्ट कर दिया।
अब ये जो टी सेल्स है आसानी से CD19 प्रोटीन को आइडेंटिफाई करेगी एंड देन कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी. एंड दिस कंप्लीट थेरेपी इज कॉल्ड काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी. सो दिस इज ऑल्सो, हाँ, ये एक तरह की जीन थेरेपी है, लेकिन ये जेनेटिकल डिजीज को ट्रीट करने की बजाय कैंसर को ट्रीट करने में काम आ रही है, स्पेसिफिक कैंसर को. ठीक है, ये डिफरेंस है. जीन थेरेपी, नॉर्मली जीन थेरेपी वर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या क्लिक होता है? टू ट्रीट ए जेनेटिकल डिसऑर्डर. बट यहाँ पर ये वर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या क्लिक करेगा? यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक यू कैन ट्रीट, यू कैन मॉडिफाई योर टी सेल्स टू क्योर कैंसर. सो दिस इज, ये जीन थेरेपी और इसके अंदर एक नया डिफरेंस, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि टेक्नोलॉजी मल्टी डिसिप्लिनरी है. आप किसी एक अम्ब्रेला के नीचे किसी चीज को फिक्स नहीं कर सकते हैं. चीजें नई डेवलप होती जाएंगी और उनका नेचर भी चेंज होता जाएगा. सो दिस वन इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ माय पॉइंट. नेक्स्ट वन, हटा दो इसे. जीन टेस्टिंग. टेस्टिंग हमने कई बार बार देखा है. जेनेटिक जो है स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाए, जीन टेस्टिंग की जा सकती है. ठीक है, उस टेस्टिंग के थ्रू आप जेनेटिक म्यूटेशंस को, डिफेक्टिव जीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दिस इज जीन टेस्टिंग. नेक्स्ट वन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि CAR टी सेल थेरेपी एक एग्जाम्पल है. इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू आप बॉडी के जेनेटिक स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे एंड देन फिर उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए क्या ड्रग्स और कितनी डोज एडमिनिस्टर की जा सकती है वो किया जा सकता है. लाइक एक प्रोग्राम चला था 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट इंडिया के जो है जेनेटिक स्ट्रक्चर इंडियंस के. अब उसका एक एप्लीकेशन क्या सामने आ रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे. उसका क्या एप्लीकेशन सामने आ रहा है कि इंडियंस का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर पेंडेमिक्स के लिए बेटर वैक्सीन्स एंड मेडिसिन डेवलप करना. सो दिस कैन बी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. जीन टेस्टिंग, जेनेटिक स्ट्रक्चर को टेस्ट करना, उसके अंदर मौजूद म्यूटेशंस का पता करना, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स को स्टडी करना, है ना. ठीक है, तो ये सारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी के फार्मेकोजिनोमिक्स. ठीक है, तो जेनेटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जो साइंस है उनका फ्यूजन है, दैट इज फार्मेकोजिनोमिक्स. यस, हाँ, उसकी अलग अलग सब ब्रांचेस हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए. ठीक है, ठीक है, फार्मेकोजिनोमिक्स एंड देन, ठीक है, वायरोथेरेपी में एक वायरस को पहले डेवलप किया जाए, जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है टू बीइंग हार्मलेस एंड देन फिर उसके अंदर कुछ ऐसे जेनेटिकल जीन्स इंसर्ट किए जाते हैं जो एक पर्टिकुलर डिजीज़ को क्योर करने के काम आ सकते हैं, या एक वैक्सीन के रूप में उसको डेवलप किया जा सकता है. RNA वायरस वगैरह जो है, ठीक है, इनको इस तरह से डेवलप करके हम वैक्सीन या मेडिसिन डेवलप कर सकते हैं. तो ये सारे इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं. नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस. तो हमने डिस्कस किया था ट्रांसजेनिक प्लांट्स, तो इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं. ठीक है, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन अभी बताया था मैंने. ठीक है, रिकॉम्बिनेंट टेक्निक से एक ई कोलाई बैक्टीरिया को आपने मॉडिफाई किया टू प्रोड्यूस इंसुलिन एंड सच काइंड ऑफ इंसुलिन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन. ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं इनके, आप बता सकते हैं. किसी तरह का रेजिस्टेंस डेवलप करना अगेंस्ट पेस्ट, सैलिनिटी, ड्रॉट, और फॉर लॉन्ग शेल्फ लाइफ, more crop yield, production, nutrition value to enhance nutrition value, ये सारे इसके applications हो सकते हैं. ठीक है,
ये सारे इसके एप्लीकेशंस है, इनको मैंने आपके नोट्स, ताकि आप रनिंग नोट्स नहीं बनाए, अगर नहीं बनाना चाहें तो इसमें मैंने नोट कर दिया है, ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, फॉर एनिमल फीड टू प्रोड्यूस मीन्स हाई न्यूट्रिशन वैल्यू फॉर एनिमल फीड फॉर ह्यूमन एज वेल, ठीक है, ये सारा हो सकता है। यूज ए बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरियाज, नॉस्टॉक, एनाबिना, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था आपने, ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, विच आर एनाबिना इज अ काइंड ऑफ साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक इज अ काइंड ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये दो तरह के बैक्टीरिया हैं जिनको जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, और वो बैक्टीरिया जब सॉइल में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो वो इसी तरह जेनेटिकल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स के थ्रू बैक्टीरियाज को नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए और जो है एफिशिएंट बनाया जा सकता है। सो दीज आर एग्जांपल ऑफ फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। बायोफ्यूल्स का हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है, ये देखिएगा। सी चारों ही सही है, ऑल से ऑल। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। फोटोसिंथेसिस वहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को स्पेसशिप्स में यूज़ करके बेटर वहाँ पे लॉन्ग पीरियड के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके लिए क्रॉप्स वगैरह डेवलप करना, फूड प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। या प्लांट्स पे किसी तरह का रिसर्च चल रहा है जीरो ग्रेविटी में, तो वहाँ पर इस तरीके से किया, ठीक है। वाइट बायोटेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री में, कौन कौन से इंडस्ट्रियल मेथड्स हो सकते हैं एक एक करके देखते हैं। तो स्पेशली जो बायोटेक्नोलॉजी है इंडस्ट्री में वास्ट है, बायो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में, बायोफ्यूल इंडस्ट्री में, अल्कोहल प्रोडक्शन में, केमिकल प्रोडक्शन में, ये सब आप इमेजिन कर सकते हैं। कुछ यूनिक आइडियाज़ हैं, उन पे बात करते हैं, दैट इज़ बायोसॉर्प्शन, ठीक है। स्पेशली ये जो है टेक्निक्स मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, जहाँ पर मिनरल्स बहुत कम क्वांटिटी में मिल रहा है वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करने में और रेयर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ की जा सकती है, ठीक है। इसमें एक टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड बायोसॉर्प्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनएक्टिव और डेड माइक्रोबियल बायोमास लिया जाता है और वो ऐसा उनमें क्वालिटीज़ होती है कि वो पर्टिकुलर मिनरल को अपने चारों तरफ अट्रैक्ट करता है और एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तो इस तरह का बायोमास लिया जाता है। एंड देन फॉर एग्जांपल ये आयरन एंड कॉपर के लिए डेवलप किया गया है। फिर इसको सॉइल में इंट्रोड्यूस किया जाएगा एंड देन फिर वो आयरन और कॉपर लो कंसंट्रेशन में है, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन में है। अब वो यहाँ अट्रैक्ट होगा, देन यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा। एंड देन हाई कंसंट्रेशन हो गया, देन उस सॉइल को निकालेंगे और फिर स्मेल्टिंग टेक्निक्स के जरिए आप आ सकते। लो कंसंट्रेशन में आपको ज़्यादा सॉइल एक्सट्रैक्ट करनी पड़ रही थी, अब क्या किया आपने, उस सॉइल के कम एरिया में आपने कंसंट्रेशन को बढ़ा लिया, तो अब आप मेटल स्मेल्टिंग टेक्निक से आप अपने मिनरल्स को या मेटल्स को या दूसरे एलिमेंट्स से उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो रेयर अर्थ मटेरियल में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, दैट इज बायोसॉर्प्शन। बायोमाइनिंग की और टेक्निक है, इसमें एक होती है फाइटो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, मीन्स कुछ स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सॉइल में इंट्रोड्यूस करेंगे एंड देन फिर जो भी मटेरियल है वो उसको एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे और वो करेंगे। इसके अलावा दूसरा है फाइटो माइनिंग, इसमें प्लांट्स का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है, वो एक पर्टिकुलर मिनरल को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, उस प्लांट को लो कंसंट्रेशन वाली सॉइल में फिक्स किया एंड देन फिर वो एब्जॉर्ब करेगा
और एब्जॉर्ब करने के बाद उसके प्लांट का जो बायोमास है उसमें वो मिनरल का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। देन फिर उस प्लांट को निकालेंगे और फिर उस प्लांट से आप उस मिनरल को निकाल सकते हैं। सो दिस इज फाइटो माइनिंग। एक सॉइल है जिसमें एक मिनरल मिल रहा है लेकिन लो कंसंट्रेशन में है। डायरेक्ट आप इंडस्ट्रियल मेथड अप्लाई करेंगे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो पहले उस एरिया में एक पर्टिकुलर प्लांट को आपने लगाया, ठीक है, वो वहाँ से उस मिनरल को अपने बायोमास में एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा या एक्यूमुलेट करना शुरू करेगा। एंड देन फिर उन प्लांट्स को आप निकाल लेंगे और उस पर इंडस्ट्रियल प्रोसेस अप्लाई करेंगे। देन उस केस में आपका एक्सट्रैक्शन इजी हो जाएगा आउट ऑफ लो कंसंट्रेशन सॉइल या एरिया। हाई कंसंट्रेशन में तो आप डायरेक्ट माइनिंग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, आयरन ओर को करके या फिर जिंक वगैरह। यहाँ पर इस तरीके से आप लो कंसंट्रेशन एरिया में भी माइनिंग कर सकते हैं। इसी तरह माइक्रो जो है ये, इसके बाद नेक्स्ट है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिसमें एक बायोटेक्नोलॉजी का सबसे पॉपुलर मेथड है, दैट इज ऑयल ज़ेपर्स। ऑयल ज़ेपर, ऑयल ज़ेपर क्या है? तो ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया का एक ग्रुप है। जब ओशन में ऑयल स्पिल हो जाता है, क्रूड ऑयल स्पिल हो जाता है, उसको रिमूव करने के लिए, अब ऑयल स्पिल एक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, नॉर्मली ये नेचर में बने रहते हैं। जब ऑयल ज़ेपर बैक्टीरिया को इस पर डाला जाता है तो ये ऑयल ज़ेपर बैक्टीरिया इन हाइड्रोकार्बन्स पे फीड करते हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया बायोमास पर फीड करते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया, ऑयल ज़ेपर बैक्टीरिया, हाइड्रोकार्बन्स पर फीड करते हैं और ये उस क्रूड ऑयल को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे आप ओशन पॉल्यूशन को ट्रीट कर सकते हैं। सो ये एक ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन भी हो सकता है और ब्लू बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, यहाँ पर आप वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं पानी के अंदर, वाटर के अंदर, ये इसका एक एप्लीकेशन हो सकता है। नेक्स्ट वन, इन्वायरमेंट में और क्या हो सकते हैं, दैट इज बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन मीन्स सॉलिड वेस्ट आपका जो भी जनरेट हो रहा है वो उसको ट्रीट करना, उसको जल्दी से कम टाइम पीरियड में तेजी से उसका डिकम्पोजिशन करके उसको वहाँ से एलिमिनेट करना या सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस कहलाता है बायो रेमेडिएशन। और इसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो इन सीटू एक्स सीटू दो टेक्निक्स यूज होती है, ठीक है। इन सीटू मीन्स जहाँ पर आपका सॉलिड वेस्ट जनरेट हुआ है वहीं पर उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए। एक्स सीटू मीन्स वहाँ से उसको उठा के कहीं और लेकर जाया जाए, ठीक है, ये टेक्निक्स हो सकती है। ऑयल ज़ेपर बैक्टीरियाज का एक ग्रुप होता है या मिक्सचर होता है जो क्या काम करता है, क्रूड ऑयल को डीकम्पोज करके सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मीथेन, इसमें कन्वर्ट कर देता है। और ये कब इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जब वाटर में या ओशन में क्रूड ऑयल स्पिल हो जाता है, एक्सीडेंटली क्रूड ऑयल मिल जाता है जिससे एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय होता है। इस साल का मेंस में भी क्वेश्चन आया था कि क्रूड ऑयल, वो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आया था कि क्रूड ऑयल स्पिल के क्या हैज़ार्ड्स इफेक्ट्स हो सकते हैं एनवायरनमेंट पर और इसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये मेंस में आया क्वेश्चन है। तो क्रूड ऑयल में फिर ऑयल ज़ेपर टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे क्रूड ऑयल में ये बैक्टीरिया जाते हैं और उसको सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स-सी2 और इन सीटू बायो रेमेडिएशन टेक्निक्स की बात करूं तो वन इज बायो स्पार्जिंग एंड, ठीक है, बायो स्पार्जिंग। अब इसमें क्या होता है, जहां आपका वेस्ट जनरेट हुआ है वहीं पर क्या किया जाएगा, सैचुरेटेड सॉइल जोन में हाई प्रेशर के साथ ऑक्सीजन इंजेक्ट की जाती है। और हाई प्रेशर के साथ जब ऑक्सीजन इंजेक्ट होती है तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज बढ़ जाती है और इसका डिकम्पोजिशन फास्ट होने लगता है, दैट इज बायो स्पार्जिंग। अनदर वन इज बायो वेंटिंग टेक्निक। ये अनसैचुरेटेड जोन में होता है, यानी मिट्टी के नीचे होता है और लो प्रेशर के साथ, जो लो प्रेशर के साथ ऑक्सीजन इंजेक्ट की जाती है तो जो हाइड्रोकार्बन है इनकी बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड
बायो वेंटिंग। ये टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें इन सिटू में दो है, बायो वेंटिंग, बायो स्पार्जिंग। स्पार्जिंग में हाई प्रेशर के साथ अपर लेयर ऑफ सॉइल में किया जाता है, और वेंटिंग में लोअर लेवल पर लो प्रेशर के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज़ को ऑक्सीजन के थ्रू ट्रिगर करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट वन, XC2 टेक्निक्स मीन्स आपका जो भी वेस्ट है वो जनरेट कहीं हुआ है, उसको किसी और जगह पर ले जाकर के ट्रीट किया जाता है। वन इज लैंड फार्मिंग, इसमें एक कंटामिनेटेड सॉइल को फैला दिया जाता है, एंड देन फिर लाइक यहाँ पर मैंने इसको फैला दिया, सारा जो भी वेस्ट है उसको एक बड़े एरिया में फैला दिया, एंड देन फिर नेचुरली इसको डीकम्पोज होने दूंगा, एंड टाइम टाइम पर इस पर ट्रैक्टर के थ्रू इसको फिर से मूवमेंट करवा दूंगा, ताकि जो अनडीकम्पोज्ड मटेरियल है वो ऊपर आ जाए और फिर उसका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाए, और इसको बार बार ऐसा किया जाएगा, देन ये कंप्लीट डिकम्पोज हो जाएगा। हाँ, लॉन्ग प्रोसेस होगा, लेकिन ये भी किया जा सकता है, ठीक है। XC2 का दूसरा मैथ, हाँ, फार्म लैंड पे नहीं किया जाता है, लैंड फॉर्म एक बारान लैंड जो होता है वहाँ पर किया जाता है, नॉर्मली क्लोज्ड माइंस होती है, इनमें किया जाता है सारा, ठीक है। दूसरा लैंड फॉर्म के बाद आता है बायोपाइल। इसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा पाइल बना के उसको मॉइस्चर दे करके कवर कर दिया जाता है, फिर अंदर एनारोबिक एक्टिविटीज होने दी जाती है, एंड देन फिर उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है, नमी दी जाती है इसको, फिर ऊपर से ढक दिया जाता है सनलाइट के बिना, और इसका मूवमेंट करवाया जाता है। दीज आर टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूज फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, स्पेशली वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये टेक्निक्स यूज की जाती है, ठीक है। इसके अलावा फाइटो रेमेडिएशन टेक्निक इंपॉर्टेंट है, और माइक्रो रेमेडिएशन टेक्निक, दो टेक्निक होती है, फाइटो रेमेडिएशन एंड माइक्रो रेमेडिएशन। फॉर एग्जाम्पल आपकी सॉइल है, उसमें कोई एक कंटामिनेंट है, कोई हैवी मेटल है, फॉर एग्जांपल आपकी सॉइल में आर्सेनिक है या लेड है। अब उसको सॉइल से रिमूव करना है, तो वहाँ पर प्लांटेशन, ऐसे प्लांट चूज करेंगे जो आर्सेनिक या लेड को एब्जॉर्ब कर ले और अपने बायोमास में एक्यूमुलेट करते चले। फॉर एग्जांपल नीम इसके लिए एक अच्छा एग्जांपल माना जाता है, वो कई सारी हैवी मेटल्स को अपने बायोमास में एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका प्लांटेशन करेंगे उस एरिया में जहाँ पर ये हैवी मेटल्स ज़्यादा मिल रहे हैं, एंड देन फिर उन प्लांट्स को डेवलप होने देंगे, बड़ा बायोमास डेवलप होने देंगे, एंड देन फिर उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो आपने फाइटो रेमेडीज यानी प्लांट्स की हेल्प के से उस एरिया से हैवी मेटल्स का जो कंटामिनेशन है उस सॉइल से वो हटा दिया। क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप इन्वायरमेंट में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। सो इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी सॉइल में आर्सेनिक का कंटामिनेशन है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, उस सॉइल में अगर मैंने राइस ग्रो किया है ना, पैडी, तो वो आर्सेनिक राइस में जाएगा, एंड देन फिर उस राइस को जो खाएगा वो उसकी बॉडी में जाके उसको हार्मफुल, स्पेशली ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स में ये प्रॉब्लम है। इसी तरह लेड का भी आपने पढ़ा होगा, मैगी के साथ हुआ था कि ऑनियन है ना, प्याज की फसल में लेड शामिल होने लगा था, और फिर उस प्याज से मसाले वगैरह बनाए जा रहे थे और वो उसमें शामिल हो रहा था। तो ऐसे कंडीशन में सॉइल में फाइटो रेमेडिएशन के थ्रू यानी प्लांट्स के थ्रू उस हैवी मेटल को एब्जॉर्ब कर लें, एंड देन फिर प्लांट्स को ले जाके डिस्ट्रॉय कर दें, ये किया जा सकता है। इसके अलावा माइक्रो रेमेडिएशन में कहीं भी लैंडफिल में ले जाके उसको, जहाँ हमें फसल नहीं उगानी है वहाँ ले जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक टेक्निक और यूज की जाती है, दैट इज माइक्रो रेमेडिएशन। इसमें प्लांट्स की बजाय क्या करेंगे, फंगस का यूज करेंगे। फंगस के थ्रू हैवी मेटल्स को रिमूव किया जाता है सॉइल से या किसी भी सरफेस से। दिस इज कॉल्ड माइक्रो फाइटो रेमेडिएशन, एंड दिस इज माइक्रो रेमेडिएशन। इट यूजेस फंगस टू decontaminate an area or from heavy metals, सेम रहेगा, ठीक है, ठीक है। ये तो ये सारे टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर रहनी चाहिए। तो दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और एनवायरनमेंट जो है वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट ये पढ़ें।
बोलिए। बताएं बताएं, इतना टाइम क्यों लग रहा है? थियरी पता हो गई, क्या क्या चीजें पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज ही तो बात हो रही है ना इस क्वेश्चन में, क्या क्या चीजें पॉसिबल है। फर्स्ट वन इज राइट, डिस्कस किया था। सेकेंड इज कंटामिनेशन हैवी मेटल लाइक कैडमियम लेड कैन बी, ठीक है, बायोडेमेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली ट्रीटेड किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज कैन बी यूज टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक इंजीनियरिंग से आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस लेवल पर ला सकते हैं कि वो जो है ज़्यादा बेटर काम कर सकें, ठीक है। ये पढ़े, ये भी PYQ है। ठीक है। लास्ट वन इज डार्क बायोटेक्नोलॉजी, मीन्स applications of biotechnology in the field of destructive activities, application of biotechnology in destructive activities, not constructive, like अभी तक हमने constructive activities के बारे में बात करा था, ठीक है। तो अब destructive activities क्या क्या हो सकती है, ठीक है। डार्क साइड है तो बायो टेररिज्म, बायो वारफेयर, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। बायो टेररिज्म यानी कोई टेरर ग्रुप है, वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी पैथोजन का यूज़ करके किसी टेरर एक्टिविटी में यूज़ कर रहा है, लोगों को मारने में यूज़ कर रहा है। सो सच काइंड ऑफ एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड बायो टेररिज्म। इसका एग्जाम्पल है लाइक कोरोना वायरस नहीं है, लाइक 2000 के आसपास की बात है, अल कायदा सार्स जो वायरस है उसको लेटर्स में डाल के और अमेरिका के लोगों के, स्पेशली जो अमेरिका के पॉलिटिकल बॉडीज़ हैं या आर्मी ऑफिसर से उनके घर भेज रहा था, सॉर्स वायरस, ठीक है ना। ये रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से रिलेटेड वायरस है, ठीक है। इसका यूज़ करके अल कायदा के लोगों ने वहाँ पर टेरर एक्टिविटीज़ कंडक्ट करने की कोशिश की, नहीं कुछ सफल नहीं हो पाया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर में भी इस तरह के बायो वारफेयर की बातें हो रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसमें भी ऐसा बताया जा रहा है कि फ्यूचर में बायो वारफेयर के थ्रू जो है एक बड़ी पॉपुलेशन को मारा जा सकता है, इस तरह। हाँ, इस टेररिज्म वॉरफेयर हमेशा स्टेट एक्टर करता है, एक देश की सरकार करती है, और टेररिज्म नॉन स्टेट एक्टर करता है, एक ग्रुप करता है जो गवर्नमेंट नहीं होता है, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल वारफेयर में आ जाएगा ये, ठीक है ना। मिसाइल के थ्रू भी किया जा सकता है, पानी में भी मिलाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल स्पेनिश और पुर्तगीज लोग होते थे, वो जब साउथ अमेरिका पे अटैक करते थे तो स्मॉल पॉक्स का वायरस अपने साथ लेके जाते थे और वो वहाँ की पॉपुलेशन में वो फैला देते थे। वो वारफेयर, वो एक कंट्री दूसरे कंट्री को इन्वेड कर रहा है और अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है, तो दीज आर आपको पढ़ने को मिलेगा इसको, है ना। तो ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। बायो क्राइम्स वगैरह है, ठीक है। एंटी क्रॉप वारफेयर है, तो जैसे आपने कोई ऐसा इंसेक्ट है जो किसी कंट्री की क्रॉप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे, वो वहाँ पे ले जाके रिलीज़ कर दिया, वहाँ की पूरी वेजिटेशन को ख़त्म कर दे, है ना। तो इस तरह के काम किए जा सकते हैं। तो ये सारे डार्क साइड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो केमिकल वारफेयर है, केमिकल वारफेयर, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, दैट इज use of biotechnology to create monopoly in market, monopoly in market। कैसे बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मार्केट में मोनोपोली कैसे क्रिएट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई, ठीक है, और वो किसानों को दी, उगाओ,
अब किसान उसको उगाएगा। अब सपोज एक किसान की क्या हैबिट होती है, वो फसल उगाता है एंड देन फिर थोड़ा सा यील्ड अपने पास रख लेता है बीज बीज के रूप में, है ना, ताकि नेक्स्ट ईयर वो उसको उगा सके। आपने एक कंपनी ने डेवलप किया एक फसल की, वो पेस्ट रेजिस्टेंट है, उसके अंदर वीड रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से आपकी फसल की कॉस्ट कम होगी, आपको पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, वीडीसाइड यूज़ नहीं करना पड़ा है, और वो सैलिनिटी रेजिस्टेंट है, तो है ना, ये सारा उसके अंदर क्वालिटीज़ है। अब किसान अगर उसका बीज संभाल के रख लेगा तो अगली बार उस कंपनी से खरीदने कौन जाएगा? तो कंपनी क्या करती है, उस क्रॉप में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में, ये सारे बेनिफिशियल जीन्स के साथ एक और जीन ऐड करती है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटर जीन। टर्मिनेटर जीन इसमें ऐड कर देती है। और टर्मिनेटर जीन क्या करता है, उस क्रॉप की जो फ्रूट है उसमें जो सीड है उसको इनफर्टाइल बना देता है। यानी आप फ्रूट को खा के न्यूट्रिशन तो ले सकते हैं लेकिन उस सीड को उगा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सीड कंप्लीटली इनफर्टाइल है। ये डार्क बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, जिससे बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज एग्रीकल्चर मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकती हैं, एंड मोनोपोली के साथ वो जो ट्रेडिशनल क्रॉप क्वालिटीज हैं वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगी। और ये किया गया है ना, ये बिल्कुल किया गया है। माइको कंपनी है जो यूएसए की, उसने किया था ये, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे डार्क बायोटेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च से ऐसा भी सामने आ रहा है कि कुछ ऐसे नए जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरसेस या पैथोजेंस बन सकते हैं जो गलती से इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएं और बड़े पैमाने पर ह्यूमन या एनिमल पॉपुलेशन, वाइल्ड पॉपुलेशंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी तरह जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की अगर आप बात करें तो इन क्रॉप्स को मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर बनाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले इनके इन्वायरमेंट पर क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उनको स्टडी नहीं किया गया है। जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन जो है, बीटी कॉटन है, उसके बारे में देखा गया है कि ये जो कॉटन है, इससे जो टर्मिनेटर जीन जो इसके अंदर है वो पोलिनेशन के थ्रू नेचुरल वेजिटेशन में जा सकता है, और इस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन इनफर्टाइल हो सकती है। इन क्रॉप्स में ऐसे टॉक्सिन्स जनरेट हो सकते हैं या प्रोड्यूस हो सकते हैं जो वाइल्ड पॉपुलेशन को एक्सटिंक्ट कर सकते हैं या उनको बड़े पैमाने पर मार सकते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश में देखा भी गया था। बहुत बड़े पैमाने पर जो कैटल्स थे वो मारे गए थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें डार्क बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट से, जो इसके इल इफेक्ट्स या हैजार्ड से। इसके अलावा ऐसे पैथोजेंस बन जाना जो जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और बड़ी पॉपुलेशंस को ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लाइक ज़ोंबी वायरस वगैरह के कॉन्सेप्ट्स इसमें आते हैं, ये सारा आप पढ़ सकते हैं। ये ठीक है, ये सारे रीजनरेशन ऑफ एक्सटिंक्ट पैथोजेंस, लाइक साइबेरिया या अंटार्कटिका में ऐसे रिसर्च करके जो बर्फ़ की जो लोएस्ट लेयर्स है वहाँ से ऐसे वायरसेस निकाले गए जो जुरासिक एरा के हैं। अब ये माना जा रहा है कि ये वायरस रीजनरेट हो गए हैं तो ये भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन। वो साइंटिस्ट रिसर्च में, ठीक है। अब देखिए किस तरह के क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं, उनके नेचर को आप थोड़ा सा देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द, ठीक है, अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी में क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है, एंड हाउ दिस कैन हेल्प टू अपलिफ्ट पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब आपको एक बर्ड आई व्यू मिल गया है, अब आप इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें। क्या अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी में अचीवमेंट्स या डेवलपमेंट्स हुए हैं, पहले ये बताइए। उसको लिस्ट कर सकते हैं आप। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू आप बता सकते हैं जीन थेरेपी ज़्यादा एडवांस बनी है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स विथ रिक्वायर्ड ट्रीट्स बनाना आसान हुआ है, ठीक है। बायोफ्यूल्स के फील्ड में रिवोल्यूशंस के बन रही है, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड मेडिकल सर्विसेज लाइक जेनेटिक जीन थेरेपी, कैंसर ट्रीटमेंट, स्टेम सेल थेरेपी, इन सबको आप एनलिस्ट कर सकते हैं। दीज आर अचीवमेंट्स एंड डेवलपमेंट इन
द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, 250 वर्ड्स में। एंड देन फिर आप अपने एनालिसिस के थ्रू ये बताने का कोशिश करें कि ये पुअर लाइफ को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट, कर सकते हैं लिस्टिंग, चीप न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी आप इंश्योर कर सकते हैं, पुअर क्लास की न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी, राइट राइट, ठीक है। इस क्लास में जो पाए जाने वाले जेनेटिकल डिजीजेज है, स्पेशली जैसे इंडिया के केस में सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इनका ट्रीटमेंट करके इस पॉपुलेशन को डिस्ट्रेस से बाहर निकाल सकते हैं। स्टेम सेल थेरेपी को और रिसर्च के थ्रू और अफोर्डेबल बनाया जा सकता है और इसके थ्रू पुअर पॉपुलेशन का डिस्ट्रेस को कम किया जा सकता है, एक स्टेम सेल थेरेपी। तो ये मेडिकल एप्लीकेशंस हुए। एंड देन फिर हाई क्रॉप यील्ड इंश्योर करके आप ज़्यादातर जो हमारा जो लो इनकम क्लास है वो फार्मिंग क्लास में आता है, उनकी इनकम सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं, इजंट इट, हाई क्रॉप्स के थ्रू, हॉर्टिकल्चर है ना, फ्लोरिकल्चर, इनको इंश्योर करके। एंड देन फिर और अपलिफ्टमेंट करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल इनइक्वालिटी। पढ़ा है अभी इन दिनों, स्पेशली दिल्ली पोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। इन्वायरमेंटल इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है सोसाइटी के सबसे लोअर सेक्शन को मिलता है ना। हायर सेक्शन एयर जो है वो साफ सुथरी कॉलोनीज में रहता है, लेकिन वो जो वेस्ट जनरेट करता है उसके आसपास पुअर सेक्शन रहता है ना। हाँ, तो अब बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप कैसे वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, बायो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल करके आप पुअर क्लास को इन्वायरमेंट इनइक्वालिटी डिस्ट्रेस से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। 250 वर्ड आप आराम से इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मर्स। तो एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस पे बात करें आप, और इस पे आप लिख सकते हैं 250 वर्ड्स, कैसे फार्मर्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स को, तो कैसे आप क्रॉप यील्ड्स, वो सारा आप डिस्कस कर सकते हैं। इस पे लिखने की कोशिश करें, चेक कराएं क्लास के बाहर, ठीक है। फार्मा सेक्टर को कैसे बायोटेक्नोलॉजी एक्टिविटीज़, इसमें फिर करंट अफेयर्स भी ऐड होंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, इसके एग्जाम्पल्स लिखने के लिए, ठीक है ठीक है। इधर बात करें आप। नेक्स्ट, स्टेम सेल थेरेपी के ऊपर क्वेश्चन है। इट्स गेनिंग पॉपुलैरिटी इन इंडिया टू ट्रीट वाइड वेराइटी ऑफ मेडिकल कंडीशंस लाइक दिस एंड दिस। तो अब इसको डिटेल में आप बताएं कैसे ये जो है दूसरे ट्रीटमेंट से बेटर एडवांटेजेस दे रही है स्टेम सेल थेरेपी। दूसरे ट्रीटमेंट एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं थैलेसीमिया जैसे जेनेटिक डिजीजेस का, ठीक है, या डीजनरेटिव डिजीजेस का जो आपके टिश्यूज़ को डीजनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं कर रहे। परमानेंट सॉल्यूशन कहाँ निकल के आ रहा है, स्टेम सेल थेरेपी पे, ठीक है। तो अब इसको आप डिटेल में डिस्कस करें और इस पे लिख कर लाएं। राइट, यस यस, टारगेटेड है, हाँ यस यस, और ये हाँ बिल्कुल आप इसको एक्सपेंड करें इस बात को, ठीक है। दीज आर नेचर ऑफ मेंस क्वेश्चंस। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड के बीच का एक है। आपको बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट नहीं बन रहा है, लेकिन आपको इतना जनरल भी नहीं रहना है। मींस इसके बीच में एक क्लास और होता है, और वो क्लास कौन होता है, दोज आर रेगुलर रीडर्स ऑफ द हिंदू, है ना। वो बहुत स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो इतने जर्नलिस्ट भी नहीं होते हैं। उस बीच में आपको आना है, ये क्वालिटी आपको डेवलप करनी है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है।